हेलो बच्चों, एक बार फिर से अपने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य अपने चैप्टर का नाम है। 3 नंबर का ये चैप्टर है बच्चों, 3 नंबर का। ठीक है, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम लोग। तो देखिए, चैप्टर के अंदर अपने शुरुआत कर लेते हैं चुंबक से। किससे शुरुआत कर लेते हैं? चुंबक से शुरुआत कर लेते हैं कि चुंबक क्या होती है। चुंबक क्या होती है बच्चों? चुंबक एक पदार्थ होता है। चुंबक क्या होता है? एक पदार्थ होती है या एक वस्तु बोल सकते हो आप, जो क्या करती है, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरी कौन सी? जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, Fe हो गया, इनसे बनी हुई वस्तुओं को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। उस वस्तु को या उस पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? चुंबक के नाम से जानते हैं। चुंबक देखो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक। कौन सी चुंबक होती है? प्राकृतिक चुंबक होती है। एक होती है हमारे पास में कृत्रिम चुंबक। तो 2 प्रकार की चुंबक होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक किससे बनी होती है? तो अपने एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट बोलते हैं इसे, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये एक पत्थर है। ठीक है, ये क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक होती है। इसे लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। लोडस्टोन, लोडस्टोन ये क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर के अंदर पूछ सकते हैं आपको Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है या लोडस्टोन का सूत्र क्या होता है। ये क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक क्या होती है? जो मानव निर्मित चुंबक होती है वो क्या होती है? कृत्रिम चुंबक होती है। जैसे विद्युत चुंबक। कौन सी चुंबक? विद्युत चुंबक। ये क्या होती है? एक कृत्रिम चुंबक होती है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार भी होता है चुंबक का। एक होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी चुंबक। एक स्थायी चुंबक होती है और एक होती है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किससे बनती है? मिश्र धातु एल्निको जो अपने पास में होती है, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और पल्स, एल्निको इसे बोलते हैं। इससे बनी हुई चुंबक क्या होती है? स्थायी चुंबक होती है। यानी जिस चुंबक के चुंबकत्व के गुण को आसानी से क्या नहीं किया जा सके, नष्ट नहीं किया जा सके, स्थायी चुंबक होती है। और आसानी से नष्ट कर दे वो कौन सी होती है? अस्थायी चुंबक होती है। जैसे विद्युत चुंबक जो हमारे पास में होती है वो क्या होती है? एक अस्थायी चुंबक होती है। उसके चुंबकत्व के गुण को अपने क्या कर सकते हैं? आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तो स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की चुंबक होती है, या प्राकृतिक और कृत्रिम भी 2 प्रकार की चुंबक होती है। क्षण चुंबक की बात कर लेते हैं। क्षण चुंबक की बात कर लेते हैं। क्षण चुंबक क्या होती है? क्षण चुंबक तो ऐसी चुंबक जिसकी आकृति क्या होती है? क्षण या दंड के अनुसार जैसी होती है, यानी क्षण या दंड नुमा जो चुंबक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक क्षण चुंबक कहते हैं। क्षण चुंबक के गुणों की बात अपनी करेंगे। क्षण चुंबक के गुण बिल्कुल शॉर्ट में बात कर लेते हैं। क्षण चुंबक के गुणों की देखिए, जैसे ये हमारे पास में क्या होती है? एक क्षण चुंबक होती है। क्षण चुंबक जो होती है, इसके ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं? जो सिरे होते हैं, जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण जो होता है वो अधिकतम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबक के ध्रुव कहते हैं। और ये गुण कहाँ अधिक होता है? सिरों पर अधिक होता है। यानी ये जो क्षण आपके पास में है, क्षण चुंबक जो है, इसके सिरे जो है यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्या होता है? अधिकतम होता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से जानते हैं। 2 ध्रुव होते हैं, N और S। दूसरा आपको याद रखना है कि इसके ध्रुव हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं? युग्म रूप में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। या तो क्या होगा? N और S दोनों में, या होंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यानी पदार्थ जो वो चुंबक ही नहीं होगा। अगर चुंबक है तो दोनों होंगे। कौन? N और S। यानी ध्रुव जो है किस रूप में पाए जाएंगे? युग्म के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, और आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण भी क्या है? चुंबक के ध्रुव में पाया जाता है। जैसे N को N क्या करता है? N को N जो है वो प्रतिकर्षित करता है, N S को क्या करता है? आकर्षित करता है। असमान प्रकृति के ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। और जो समान प्रकृति के आपके पास में होते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे N और N, इनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान प्रकृति है। N और S विपरीत प्रकृति के, तो इनके मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग क्षण चुंबक को क्या कर देते हो? लटका देते हो, तो ये हमेशा कहाँ ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरती है। कौन सी दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका मतलब ये किसका गुण पाया जाएगा इसमें? इसमें दिशा निर्देशन का गुण जो है वो पाया जाता है। यानी क्षण चुंबक जो होती है इसमें किसका गुण पाया जाता है? दिशा निर्देशन का गुण पाया जाता है। कुछ चीजें और इसमें देखिए, क्षण चुंबक के अंदर। क्षण चुंबक जो होती है, ये जैसे क्षण चुंबक आपके पास में है, इसके अंदर यदि आप लोग क्या करते हो? इस क्षण चुंबक को पीटते हो या गर्म करते हो या भूमि में गाड़ देते हो, तो चुंबक के गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं चुंबक का विचुंबकित होना, यानी विचुंबकन इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं जैसे देखें तो जो सिरे होते हैं, जहां क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण अधिकतम होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? चुंबक के ध्रुव के नाम से जानते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो क्या कहलाती है? इस क्षण चुंबक की एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षण चुंबक की एक्स कहलाती है। इस अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला काल्पनिक तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय
ये अमेरिटर कहलाता है। जैसे ये इसकी लंबाई है, ये इसकी कौन सी लंबाई है, ज्यामितीय लंबाई है, और दोनों ध्रुवों के मध्य जो लंबाई है ये क्या होती है, इसकी प्रभावी लंबाई होती है। प्रभावी लंबाई जो होती है ज्यामितीय लंबाई की कितनी गुना होती है, तो 5/6 गुना होती है। ठीक है, ध्रुव प्रबलता की बात कर लेते हैं। ध्रुव प्रबलता, तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या होती है, समान होती है। ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता। तो दोनों ध्रुव जो होते हैं उसकी आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी दोनों ध्रुव समान बल से क्या करते हैं, आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। ध्रुव प्रबलता को किससे लिखते हैं, तो ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। किसके बराबर होती है, F/b के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, F/b के बराबर होती है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा टेस्ला होता है। क्या होता है, न्यूटन बटा टेस्ला होता है। अन्य मात्रक की बात करें तो एम्पियर गुणा मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। एम्पियर गुणा मीटर या न्यूटन बटा टेस्ला क्या होता है, इसका मात्रक होता है। विमा तो आसानी से लिख सकते हो। मीटर की बात करेंगे तो L1 आएगा, और ए की बात करेंगे तो क्या आएगा, A1 आएगा। तो न्यूटन बटे टेस्ला या एम्पियर गुणा मीटर, ये दोनों क्या होते हैं, इसके अलग अलग मात्रक है। या तो ये याद रखें या ये याद रखें। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि एम्पियर गुणा मीटर किसका मात्रक होता है, तो आपको ध्यान रखना है किसका होता है, ध्रुव प्रबलता होता है। परिभाषा अगर लिखना चाहो तो बी इक्वल अगर एक हो तो एम किसके बराबर है, एफ के बराबर है। यानी एकांक प्रबलता या एकांक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ध्रुव पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, ध्रुव प्रबलता कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ध्रुव प्रबलता के लिए फॉर्मूला है। तो ये क्षण चुंबक के कुछ गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। क्षण चुंबक जो है इसकी वजह से हम लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अक्ष और निरक्ष पर क्या करते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक और उनकी बात भी कर लेते हैं। देखिए एक बात कर लेते हैं हम क्षण चुंबक के लिए अक्ष और निरक्ष की। ठीक है, अक्ष पर स्थित और निरक्ष पर स्थित बिंदुओं की बात कर लेते हैं, और एक बात कर लेते हैं क्षण चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ लेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इतने टॉपिक के बाद अपने फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट इसी वीडियो में देख लेंगे हम लोग। देखिए क्षण चुंबक जो होती है इसके अक्ष पर अगर आप लोगों को क्या करना हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो। ध्यान रखना जैसे हम लोगों ने अक्ष और निरक्ष पर वहां किया था पीछे वाले चैप्टर में, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एस और एन आपको बना लेना है। ठीक है, प्रभावी लंबाई जो है वो 2L या L, आप जितनी भी आप लोग लेना चाहो 2L ले लेते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक है, प्रभावी लंबाई कितनी ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ये पॉइंट O है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर अगर आपको क्या करना हो, मान ज्ञात करना हो चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो क्या कहलाता है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कितना आएगा बच्चों, देखो ये आएगा B इक्वल μ0/4π2m/r³। ठीक है, कितना आएगा, B इक्वल μ0/4π2m/r³ आएगा। जैसे पीछे वाले चैप्टर में हम लोगों ने किया था 2kp/r³ पढ़ा था हम लोगों ने, वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेना है। ये किसके लिए है, ये अक्ष के लिए। अगर निरक्ष के लिए ज्ञात करना चाहो तो वही फिर से चुंबक बनानी है। ये इसका S हो गया, ये N हो गया, ये इसकी प्रभावी लंबाई है 12, और इसे स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट P पर क्या करें, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो जो मान आपके पास में आएगा तो वो किसका मान आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा B निरक्ष इक्वल μ0/4πm/r³ आएगा। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। m इक्वल क्या होता है, NiA होता है। क्या होता है, m इक्वल NiA होता है। ठीक है, इसकी दिशा जो कहाँ से कहाँ होती है, तो S से N की ओर क्या होती है, इसकी दिशा होती है। ठीक है, बिल्कुल जैसे पीछे वाले चैप्टर में था, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा S से N की ओर है, और यहाँ पर दिशा किस ओर आ जाएगी, B की इससे विपरीत आ जाएगी। तो यहाँ पर साथ में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर क्या लगाते हो आप लोग, इसके वेक्टर लगा लेते हो। अगर अक्ष और निरक्ष में संबंध देखें तो देखिए इतना ही जो मान है ये किसका है, निरक्ष का है। यानी B अक्ष जो है किसके बराबर है, ये बराबर है 2 गुणा B निरक्ष की। ठीक है, ये परिमाण के रूप में लिखा है। अगर वेक्टर के साथ में लिखते, यहाँ वेक्टर लगता, साथ में क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो ये अक्ष और निरक्ष के लिए भी मान आप लोग जो वो ज्ञात कर लेते हो। अब बात कर लेते हैं क्षण चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की। क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से लिखते हैं। किसके बराबर होता है, क्षण चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के। प्रभावी लंबाई L या 12 जितनी ले रहे हो उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ प्रभावी लंबाई मैंने 12 लिए तो कितना आ जाएगा, M × 12 आ जाएगा। अगर प्रभावी लंबाई L लेते हो तो क्या आ जाएगा, M × L आ जाएगा। ये किसका मान है, क्षण चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। अगर मात्रक की बात करें, दिशा की बात करें, तो दिशा तो याद रखना S से N की ओर होती है। कहां से कहां होती है, S से
एन की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशाएं हैं। मात्रक देखिए, एन का मात्रक थोड़ी देर पहले ही बताया था, एम्पीयर गुना मीटर है, और लंबाई का क्या होता है, मीटर स्क्वायर है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, एम्पीयर गुना मीटर स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ से भी देखिए मात्रक क्या आता है, एन तो संख्या ही होती है, फेरों की संख्या होती है, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एम्पीयर गुना मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक है, ये एम का, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात कर लेते हैं, उसके बाद में कूलॉम का नियम और गाउस का नियम भी देखेंगे हम लोग। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र को अपने क्या करते हैं, कुछ रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। उन रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जैसे हम लोगों ने बात की थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर हम लोगों ने बोला था कि वो क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है, जहां पर स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जहां से होकर के काल्पनिक एकांक या तो प्लस का एन या फिर आपके एस क्या कर सके, गति कर सके। ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र होती है, जहां से होकर के एकल एन ध्रुव, स्वतंत्र एन ध्रुव क्या कर सकता है, गति कर सकता है या गति करता है। तो वो वक्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की बात कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इनके गुण क्या होते हैं। आप सीधा भी लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक वक्र होते हैं। जैसे अपने वहां गुण पढ़े थे, तो एक गुण ये भी आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए दो गुण कम से कम आपको पता होना चाहिए, 2 या 3 गुण। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी क्या नहीं है, काटती नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएगी, 2 दिशाएं हो जाएगी, और ये क्या है, असंभव है। तो ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, वो क्या है, असंभव है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं काटती है, क्यों, क्योंकि वहां भी विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होती है, जो कि संभव नहीं है। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे, किसकी दिशा को व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, इसके अलावा वो बातें सारी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एन से निकलती है और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है। एन से निकल करके एस में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या करती है, गति करती है। ये से डायग्राम में ध्यान रखने, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी काटनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से क्या बना सकते हो आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का वक्र बना सकते हो। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपस में कभी काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा होगी, जो संभव नहीं है कटान बिंदु पर। तो आप लोग ये गुण भी याद रख सकते हो कि एन से निकलती है और एस में क्या करती है, प्रवेश करती है, और अंदर जो एस से एन की ओर जाती है। ठीक है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र सघन होता है, जहां दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र जो क्या होता है, विरल होता है। तो ये गुण भी आप लोग इसके याद रख सकते हो। तो ये थी आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप लोग कूलॉम का नियम और गाउस का नियम भी देख सकते हो। देखिए कैसे, जैसे अगर कूलॉम के नियम की बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए, तो कूलॉम का नियम देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कैसे लिखेंगे, कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, F = μ0/4π m1 × m2/r², यानी चुंबक के 2 ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो किसके बराबर होता है, दोनों की ध्रुव प्रवणताओं के गुणनफल के और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। μ0/4π क्या एक नियतांक है, इसकी बात पहले कर चुके हैं। μ0 क्या होता है, 4π × 10⁻⁷ होता है। निर्वात की क्या है, ये चुंबकशीलता है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है कूलॉम के नियम की। अगर गाउस का नियम लिखना हो, किसका नियम लिखना हो, गाउस का नियम लिखना हो, यानी बंद प्रश्न निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर आपको ज्ञात करना हो, तो इसके लिए कितना आता है, 0 आता है। यानी समाकलन b वेक्टर डॉट da वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। वहां समेशन q/ε0 के बराबर था, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि चुंबक के अंदर किसका अस्तित्व संभव नहीं है, एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। चुंबक के अंदर एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए ये मान जो है किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, ये आपके पास में कूलॉम का नियम था, और ये किसका नियम है, गाउस का नियम है। कुछ टॉपिक्स की बात और कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में इतने टॉपिक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं चैप्टर के।
सेकंड पार्ट जो कुछ परिभाषाओं के साथ में शुरू होता है इसका। जैसे अपने एक तो बात कर लेते हैं चुंबकन की बात कर लेते हैं। चुंबकन को लिखते हैं हम लोग कैपिटल एम से। चुंबकन की बात कर लेते हैं। एक बात कर लेते हैं चुंबकीय तीव्रता की। चुंबकीय तीव्रता को किससे लिखते हैं? एच से लिख लेते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति देख लेते हैं काई आर, और अपेक्षित चुंबकशीलता जिसे बोलते हैं म्यू आर, इसको भी देख लेते हैं। और तीनों में क्या देख लेते हैं? संबंध देख लेते हैं। ठीक है, हम मात्रक भी के देखते हैं। तो देखिए चुंबकन क्या होता है? एकांक आयतन पदार्थ या चुंबक के एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या कहलाता है? एकांक आयतन का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या कहलाता है? तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कहलाता है चुंबकन। क्या कहलाता है? चुंबकन कहलाता है, जिसे किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। चुंबकन या चुंबकन तीव्रता हम लोग इसे कहते हैं, या तो चुंबकन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। इसे चुंबकन या चुंबकन तीव्रता कहते हैं। किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? द्विध्रुव आघूर्ण है। एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम इंटू एल या 2l के बराबर होता है। देखिए कैसे? m इंटू एल। एल क्या है? प्रभावी लंबाई। एल या 2l कितनी भी ले सकते हो। और v क्या है? आयतन। आयतन किसके बराबर होता है? तो क्षेत्रफल गुना लंबाई के, ये कट जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? m/a। यानी एकांक क्षेत्रफल की ध्रुव प्रबलता जो है वो क्या कहलाती है? आपका चुंबकन कहलाती है। ठीक है, यहाँ से अगर मात्रक लिखे तो इसका मात्रक आपको याद होगा क्या था? एम्पियर इंटू मीटर, और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, मात्रक क्या बनेगा? एम्पियर बटा मीटर बनेगा। ठीक है, तो एम्पियर बटा मीटर किसका मात्रक है बच्चों? तो ये मात्रक आता है चुंबकन का। एम्पियर गुणा मीटर किसका मात्रक है? तो एम्पियर गुणा मीटर जो है वो ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, ये किसका मात्रक है? ध्रुव प्रबलता का मात्रक। और ये किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आपके पास में चुंबकन एम का, ये चुंबकन तीव्रता का मात्रक है। एक आपके पास में होता है चुंबकीय तीव्रता, किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। यानी बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ये आपका ये बराबर होता है एच वेक्टर किसके बराबर होता है? तो बी वेक्टर अपॉन म्यू जीरो के बराबर होता है। अगर निर्वात के लिए लिखते हैं तो सभी के क्या लगा लेते हैं? जीरो लिखते हैं। यानी बी इक्वल म्यू जीरो एच, एक बार पहले भी हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो एच किसके बराबर होता है? बी वेक्टर अपॉन म्यू जीरो के बराबर होता है। तो चुंबकीय तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र इसे कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता ये किसके बराबर होती है? तो इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो वह बाह्य क्षेत्र वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसके अंदर किसी पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए रखा जाता है, क्या कहलाती है? चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। एक होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति। देखिए एम जो होता है, यानी चुंबकन जो है वो समानुपाती होता है किसके? चुंबकीय तीव्रता के। एम समानुपाती एच होता है, और जैसे समानुपाती हटाते हुए एक नियतांक लगता है जिसे क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी चुंबकन और चुंबकीय तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति, तो इसका मात्रक क्या होता है? पहले तो ये देखिए, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक भी होता है एम्पियर बटा मीटर, और इसका मात्रक भी क्या है? एम्पियर बटा मीटर। तो काई का मात्रक क्या है? होता ही नहीं है। तो ये क्या है? एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। तो ये किस प्रकार की राशि? एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर म्यू आर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा था एप्सिलॉन आर, बिल्कुल वैसे ही होता है। कौन? म्यू आर। म्यू आर इसे बोलते हैं अपेक्षित चुंबकशीलता। किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता, यानी म्यू अपॉन म्यू जीरो। इसका अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षित चुंबकशीलता। इसका भी क्या नहीं होता? मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? अपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं। माध्यम और निर्वात की चुंबकशीलताओं का क्या है? ये अनुपात है। किसके बराबर है बच्चों? ये म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, म्यू आर बराबर क्या होता है? म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई। क्या होता है? 1 प्लस काई होता है। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई होता है, बिल्कुल इसी प्रकार से म्यू आर किसके बराबर होता है? 1 प्लस काई के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखोगे कि म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस काई होता है। ठीक है, कुछ टॉपिक की बात और कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे पदार्थों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं कि पदार्थों को कितने प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए तो चुंबकन के गुण के आधार पर पदार्थों को अपने 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो पदार्थ आपके कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। एक प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय कहलाते हैं, अनुचुंबकीय। और एक प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उसकी निर्भरता की। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है
वो किस पर निर्भर करती है, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करेगी। उसके बाद में पार्ट आ जाएगा भूचुंबकत्व का, भूचुंबकत्व, और लास्ट बात कर लेंगे हम सेथिल्य वक्र की। किसकी बात कर लेंगे? सेथिल्य वक्र की बात कर लेंगे। इसके साथ ही अपना चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ विद्युत चुंबक वगैरह बचती है तो वो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो देखिए वर्गीकरण अगर किया जाए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के रूप में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वो पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ जो है ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी जैसे ही आप लोग इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे और चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? ये चुंबकित हो जाते हैं। जैसे बिस्मिथ वगैरह हो गया, कुपर वगैरह हो गया, ठीक है, H2O हो गया, इस प्रकार के पदार्थ जो वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Na, Cl आदि जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आते हैं अपने लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? लोह चुंबकीय पदार्थ। इनको जैसे ही आप लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये प्रबल रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं? चुंबकित हो जाते हैं और प्रबल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये स्थायी रूप से क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। जैसे एल्निको आ गया, एल्निको, ठीक है, एल्निको आ गया, मैग्नेटाइट आ गया, Fe3O4 आ गया, ठीक है, कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, आदि जो पदार्थ है ये क्या कहलाते हैं? अपने लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकत्व की व्याख्या याद रखना बच्चों, डोमेन थ्योरी जो है उससे करते हैं कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें छोटे छोटे प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे डोमेन की दिशा धीरे धीरे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगती है और लास्ट में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्राप्त हो जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए किसकी बात करते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति और भूचुंबकत्व। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करी, चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे लिखते हैं? काय से लिखते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होती है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। अनुचुंबकीय पदार्थों की अगर बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता के लिए क्यूरी का नियम काम में लेते हैं। किसका नियम? क्यूरी का नियम काम में लेते हैं। क्यूरी का नियम क्या बताता है? ये बताता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसके बराबर होता है? C/T के बराबर होता है। ये एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? क्यूरी नियतांक कहते हैं। सी क्या है बच्चों? क्यूरी नियतांक। सी को क्या कहते हैं? क्यूरी नियतांक कहते हैं। तो सी क्या है आपका? यहाँ पर क्यूरी नियतांक है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों की। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है वो किससे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है बच्चों किससे? क्यूरी वाइस के नियम से। किसके नियम से? क्यूरी वाइस या वॉइस के नियम से दिया जाता है। ये क्या बताता है? सी बराबर इकाई बराबर C/T-T। इस फॉर्मूले से क्या किया जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप निर्भरता को दिखाया जाता है। तो सी तो क्यूरी नियतांक हो गया, टी टेम्परेचर, टी सी जो है टी सी को कहते हैं बच्चों क्यूरी ताप। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। टी सी जो है वो कौन है? क्यूरी ताप है। क्यूरी ताप क्या होता है? वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो किसमें बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। जैसे Fe के लिए बात करें, लोहे के लिए बात करें तो कितना होता है? 1043 केल्विन होता है। ठीक है, तो क्यूरी ताप पर क्या होता है? पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ये वाला जो टॉपिक मैंने बताया है, अभी जो बोर्ड पर जितनी टर्म लिखी गई है सारी टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता, क्यूरी ताप, और ये भूचुंबकत्व और सेथिल्य वक्र। ठीक है, भूचुंबकत्व की बात करते हैं। देखिए भूचुंबकत्व, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उसको किस नाम से जानते हैं? भूचुंबकत्व के नाम से जानते हैं। जैसे ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है? अक्ष है, और ये क्या है? पृथ्वी का भौगोलिक निरक्ष है। ध्यान रखना, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है, इससे 11.3 डिग्री का कोण बनता है। किसके साथ में? चुंबकीय
अक्ष के साथ में, यानी पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 11.3 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और एक आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो एन है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, नहीं कि बाहर निकलती है, और एस से जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ये स्थान कहाँ पर है, ये स्थान उत्तरी कनाडा के अंदर है, और ये स्थान जो है वो कहाँ पर है, अंटार्कटिका के अंदर है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 11.3 डिग्री का कोण बनता है। अगर व्याख्या की जाए कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। जैसे गिलबर्ट का मत है कि पृथ्वी के ग्रहों में क्या रखी है, चुंबक रखी हुई है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ का क्या हो जाता है, विचुंबकन हो जाता है। एल सीसर का कथन जो वो सबसे मान्य कथन है, वो क्या बताते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में धातुएं जो पिंगली व्यवस्था में जैसे ही पृथ्वी घूर्णन गति करती है, सभी धातुएं भी क्या करती है, गति करते हैं। संबंध धाराएं उत्पन्न होती है जो स्व उत्तेजित जनित्र का कार्य करती है, और आपको पता है ओरेस्टेड के प्रयोग के अनुसार जहां धारा होगी वहां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एल सीसर का जो कथन मैंने लास्ट में बताया, ये क्या है, सबसे मान्य कथन है। भूचुंबकत्व के अवयव, 3 अवयव है बच्चों, इसके तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है क्षैतिज घटक, तीसरा अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटक। ठीक है, एक आता है दिक्पात कोण, एक आता है नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण, एक आता है दिक्पात कोण, और एक आता है पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण क्या होता है, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, इनके मध्य जो कोण बनता है, जैसे ये कोण बन रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दिक्पात कोण। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, तो पृथ्वी के अक्ष से, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल तो कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर, और जो चुंबकीय अक्ष है इससे गुजरने वाला काल्पनिक तल क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। और दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, नति कोण या नमन कोण क्या कहलाता है, तो अगर आप लोग क्या करो, कोई एक चुंबकीय सुई लो, ठीक है, इसे क्या कर दो, आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज लटका दो, यानी ऐसे लटकाना है कि ऊर्ध्वाधर तल में ये क्या कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लटकाना है। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है क्षैतिज के साथ में, क्षैतिज के साथ में जो कोण बनता है, इस कोण को किस नाम से जानते हैं, नति कोण के नाम से जानते हैं। नति कोण या नमन कोण के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ऐसे इसे दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे ये चुंबकीय सुई है, ये काल्पनिक ऊर्ध्वाधर जो तल है हमारा, इस ऊर्ध्वाधर तल में ये क्या कर सकती है, गति कर सकती है। तो ये जो सुई है इस क्षैतिज के साथ में जो कोण बना रही है, जैसे ऊपर जा रही है, ये क्षैतिज अपना किस ओर है, इस ओर है, ये क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो ये जो कोण बन रहा है, या नीचे की ओर जा रही है, ये कोण बन रहा है, ये कोण क्या कहलाते हैं, नति कोण या नमन कोण कहलाते हैं। याद रखना, इसके मान याद रखनी है आपको। जो विषुवत रेखा है, या जैसे अपने निरक्ष बोलते हैं, यहाँ पर तो ये कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और जो दोनों ध्रुव है वहां पर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री है, और क्षैतिज जो अपने पास में होता है, यानी निरक्ष जो है वहां पर इसका मान कितना होता है, तो निरक्ष पर मान होता है इसका 0 डिग्री, यानी निरक्ष पर 0 डिग्री है, बाकी दोनों ध्रुवों पर कितना कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। किसका मान है बच्चों, ये नति कोण या नमन कोण का है। पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है ना, क्षैतिज दिशा में जो कोण बना रही है सुई, वो कौन से कोण है, नति कोण है। और दोनों याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तरों के मध्य का कोण क्या है, दिक्पात कोण है। क्षैतिज घटक की बात करें तो ये चुंबकीय सुई है जैसे आपके पास में, ठीक है, ये इस ओर कोण है बी, ये क्या है, नति कोण है। इस ओर मान लेते हैं इसका क्षैतिज घटक है, और ये मान लेते हैं इसका क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, इसे घटकों में विभाजित करें बी ई को, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बी ई कोस आई की, और ये किसके बराबर आएगा, बी ई साइन आई की। ठीक है, क्योंकि जहां पर थीटा है उस ओर क्या आता है, कोस थीटा आता है, तो यह आई है, इस ओर क्या आएगा, बी ई कोस आई, या क्या आएगा, बी ई साइन आई। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए, घटक आ गए। इन घटकों को आप भाग लगा करके tan आई वगैरह का मान ज्ञात कर सकते हो। वर्ग करके आप लोग बी ई जेड ई एच ई का मान भी क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे ये आपके पास में किसका मान है, एच ई का मान है। अगर भाग लगाए बच्चों जेड ई में किसका, एच ई का, तो क्या आएगा, बी ई से बी ई कैंसिल, और मान आ जाएगा tan आई का। न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ से, यानी इसमें इसका भाग लगा दो तो ये मान आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए बी ई का मान, तो वर्ग करके जोड़ देंगे, दोनों को वर्ग करेंगे और जोड़ लेंगे। वर्ग करके जोड़ेंगे तो एक तरफ तो एच ई का स्क्वायर आएगा, दूसरी तरफ जेड ई का स्क्वायर आएगा। ठीक है, उस साइड अगर वर्ग करते हो आप लोग, वर्ग करते हो तो किसका वर्ग आएगा, बी ई की स्क्वायर आएगी, बी ई की स्क्वायर आएगी, और इनका वर्ग करके जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर आई प्लस कोस स्क्वायर आई आएगा, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग इनमें से 2 मान दिए तो ये सूत्र काम में लेंगे,
कोण वगैरह दिया हुआ हो तो ये मान आप लोग काम में ले सकते हो। इनमें से कोई मान दिया हुआ हो तो इन सूत्रों को भी आप लोग काम में ले सकते हो। ठीक है, ये थे पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव। लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग शिथिलीय वक्र की। ठीक है, देखिए अगर शिथिलीय वक्र की बात की जाए तो शिथिलीय वक्र क्या होते हैं, तो ये ग्राफ खींचा जाता है, किसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है, एच और बी के बीच में, यानी एच और बी के बीच में खींचा गया ग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय शिथिलीय वक्र कहलाता है। इसे बी एच वक्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, एच का मतलब वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या वह बाह्य क्षेत्र जिससे आप क्या कर रहे हो, पदार्थ को चुंबकित कर रहे हो, क्या कहलाता है, एच कहलाता है। क्या कहलाता है, एच कहलाता है। ये क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता है। जैसे ही आप लोग पदार्थ को क्या करते हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते हो तो पदार्थ धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाता है, चुंबक बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से पदार्थ धीरे धीरे क्या बनता है, चुंबक बनता है। और यहाँ पर जाकर के कौन सी अवस्था आ जाती है, इसकी संतृप्त की अवस्था आ जाती है। ये कौन सी अवस्था है, तो ये इसकी संतृप्त, ये इसकी कौन सी अवस्था है, संतृप्त अवस्था है। इसके बाद में आप लोग एच का मान कितना ही बढ़ा लो, इस पॉइंट के बाद में आप लोग पदार्थ को और चुंबकित नहीं कर सकते। जैसे ही एच का मान कम करते हो पदार्थ जो क्या होना शुरू हो जाएगा, विचुंबकित होना शुरू हो जाएगा। एक कंडीशन आएगी जहां पर एच का मान तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, पर बी का मान जो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, बी का मान जो वो जीरो नहीं होगा, यानी पदार्थ में क्या बच जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बच जाएगा, अवशेष चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग धारणशीलता के नाम से। ये जो लाइन बनी है इस लाइन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, धारणशीलता के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, धारणशीलता है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, एच का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हो तो एच के एक ऋणात्मक मान पर बी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जो मान है इसको किस नाम से जानते हैं, जहां बी का मान जीरो हो जाता है इसे जानते हैं निग्रहिता के नाम से। अब जैसे ही जीरो हो गया, अगर आप लोग बढ़ाते हो तो फिर से मान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी और पदार्थ फिर से क्या बन जाएगा, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा। जैसे ही एच का मान फिर से बढ़ाते हो तो इस प्रकार से वक्र जो आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी ये वक्र जो है वो कभी भी क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, हर बार एक आपको नया वक्र प्राप्त होगा। टर्म्स देखना इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ये जो लाइनें आई है, ये लाइन, ये वाला मान धारणशीलता है और ये वाला जो मान है ये क्या कहलाता है, निग्रहिता कहलाता है। तो ये मान निग्रहिता है, ये मान जो है क्या है, धारणशीलता है। इतना मान निग्रहित, ये धारणशीलता है और ये सिर्फ इतना मान क्या है, धारणशीलता है। ये इतना मान निग्रहित है और ये इतना मान क्या है, निग्रहिता है। यानी ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये धारणशीलता है और ये नीचे वाला पार्ट भी क्या है, धारणशीलता है। ये पार्ट क्या है, निग्रहिता है और ये पार्ट क्या है, निग्रहिता है। धारणशीलता का मतलब तो हो गया जहाँ एच जीरो है और बी का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है, यानी पदार्थ में क्या है, अवशेष चुंबक तो है क्या कहलाता है, धारणशीलता कहलाता है। और पदार्थ को जितना ज्यादा चुंबकित कर सकते हैं और पदार्थ और ज्यादा चुंबकित होना बंद हो जाए वो कौन सी अवस्था होती है, इसकी संतृप्त अवस्था होती है। और एच का वह ऋणात्मक मान, एच का वह ऋणात्मक मान जहां बी का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एच का मान तो क्या है, नेगेटिव है, एच का मान तो क्या है, नेगेटिव है और बी का मान क्या हो गया है, जीरो हो गया, यहाँ जीरो नहीं था। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं निग्रहिता के नाम से। और इसे किस नाम से जानते हैं, धारणशीलता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में निग्रहिता और धारणशीलता। कुछ वक्र की तुलना कर लेते हैं, जैसे इस्पात और नरम लोहे या स्टील और नरम लोहे की अगर तुलना करें तो देखिए किस प्रकार के वक्र उसके लिए बनते हैं। जैसे वक्रों की बात कर ले तो ये वक्र बना रहे हैं, रफली वक्र बना रहा हूं। ये वक्र किसके लिए है, ये वक्र जो है नरम लोहे के लिए, ये वक्र किसके लिए है, नरम लोहे के लिए है। ठीक है, अगर इस्पात के लिए वक्र बनाए तो इस प्रकार का वक्र जो है वो आपको प्राप्त होगा, इस प्रकार से वक्र जो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वक्र जो है ये किसके लिए है, ये इस्पात के लिए वक्र है। ठीक है, ये पॉइंट इसका जीरो है, इस तरफ आपका एच है और इस तरफ क्या है, बी है, ये बी है और ये क्या है, एच है। अगर तुलना की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि नरम लोहा जो होता है उसकी धारणशीलता का मान क्या है, ज्यादा है। नरम लोहे की धारणशीलता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। धारणशीलता का मान क्या है, ज्यादा है, यानी चुंबकत्व जो है उसका क्या होगा, नरम लोहे का ज्यादा होगा। चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और निग्रहिता की बात करें तो ये निग्रहिता है, ये क्या होती है, ये होती है कम, किसकी, नरम लोहे की। तो ये जो इस्पात है इसकी तो आप लोग देख ही सकते हो, फिर उल्टा होगा। जैसे ये दानशीलता नरम लोहे की ज्यादा है तो इस्पात की दानशीलता क्या है, यहाँ पर
कम है। निग्रयता जो है किसकी कम है, नरम लोहे की कम है, तो जो कठोर लोहा है उसकी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, निग्रयता जितनी कम होगी उतनी आसानी से आप लोग पदार्थ को विचुंबित कर सकते हो। दानशीलता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पदार्थ में क्या होगा, चुंबकत्व का गुण होगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, नरम लोहे और इस्पात की तुलना है। पारगम्यता का मान नरम लोहे के लिए ज्यादा होता है, इसके लिए क्या होता है, कम होता है। क्षेत्रफल की बात करें, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये क्या होता है, नरम लोहे का कम होता है और इस्पात का क्या होता है, ज्यादा होता है। क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम होगा, शिथिल्य हानि उतनी कम होगी, ऊर्जा हानि क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, शिथिल्य ह्रास या शिथिल्य हानि का क्या मतलब होता है, यानी पदार्थ को आप चुंबकित कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, और आप पदार्थ को विचुंबित कर रहे हो, पदार्थ आपको ऊर्जा दे रहा है, तो अपने ज्यादा ऊर्जा देते हैं, पदार्थ क्या करता है, वापस कम ऊर्जा देता है। इसे क्या कहते हैं, शिथिल्य ह्रास या शिथिल्य हानि के नाम से जानते हैं। किस पर डिपेंड करती है, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था आपके पास में शिथिल्य वक्र, इस्पात और नरम लोहे की तुलना। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखोगे, अगर आपको विद्युत चुंबक बनाना हो तो क्या काम में लेंगे, नरम लोहे को काम में लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्या करना हो, विद्युत चुंबक बनाना हो तो दानशीलता का गुण जो उसमें क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नरम लोहे को हम लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं, क्या बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको क्या करना है, स्थायी चुंबक बनानी है तो एल्निको को भी क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड अगर आपको बनानी हो तो ट्रांसफार्मर की क्रोड में भी किसे काम में लेते हैं, नरम लोहे को काम में लेते हैं। म्यू मेटल और परमे लोहे, म्यू मेटल और परमे लोहे दो मिश्र धातु हैं, उन्हें भी क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाते टाइम काम में लेते हैं। ये बच्चों पूरा चैप्टर जो है मैंने इसका रिवीजन करवा दिया है।